Hamas was also included in discussions about increasing the number of work permits Israel granted to Gaza laborers. और ये मुश्तबा खामिनी की डिटेल्स है कि कैसे वो खुद इराक वॉर के अंदर इन्वॉल्व था, वो खुद एज अ पर्सन इराक वॉर के अंदर गया था। उल्लाज ने अपने ही लोगों को जान से मार दिया है। देखिए जनवरी 2 दिन के अंदर अंदर 35,000 लोगों को इन लोगों ने मारा है। इन प्रोटेस्ट के अंदर 200 स्कूल चिल्ड्रन को मारा गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ईरान के अंदर, है ना। आते हैं उसमें जो ये शोहदाए करबला के नाम लेते हैं, उसमें हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के बच्चों के नाम नहीं लेते। इनसे पूछो जाकर कि इनके किताबों में वो नाम दिए हैं, वो लोग खुद ये नाम क्यों नहीं लेते। तो ये बात सरासर झूठ है कि उनके अकाईद उनकी किताबों में है, उनके नहीं है, बल्कि उनकी 500 साल पुरानी किताबों में उनके अकाईद उल्टे हैं और आज वो दूसरे अकाईदों को मानते हैं। जब खिलाफत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को मिली, हालांकि अली इसके ज्यादा हकदार थे, सिवाय फातिमा और चंद साहबा के किसी ने अली की मदद नहीं की और सब उन पर कुत्तों की तरह टूट पड़े। लोग अमेरिका को गाली देते हैं और जो भी। कमिंग टू फिलिस्तीन और पैलेस्टीन, फास्ट फॉरवर्ड टू 2020। देखो फिलिस्तीन की हिस्ट्री तो हमें पता है, जूस को दुनिया में सताया गया तो वो लोग फिलिस्तीन आए और वहाँ के लोगों ने उन्हें पनाह दी और बाद में जूस ने क्या किया ये आज दुनिया देख रही है। सो हम वो हिस्ट्री को नहीं रिपीट करते हैं। अभी जो रिलेवेंट चीज़ है हमारे लिए और जो इम्पोर्टेंट है अबाउट दिस पर्टिकुलर वॉर, हम उसकी बात करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 हम लोग एक इब्लीस की बात कर लेते हैं जिसका नाम नेतन्याहू है। सो नेतन्याहू वॉज इन्वेस्टिगेटेड इन 5 डिफरेंट केसेस, 3 ऑफ विच वेर ब्रॉट टू ट्रायल। तो उसमें बेसिकली केसेस ये है कि कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड है इसके ऊपर और किस तरह मीडिया को कंट्रोल करने का भी फ्रॉड है। इस केस में 3 फॉर्मर कॉन्फिडेंट्स ऑफ नेतन्याहू वेर इम्प्लीकेटेड इन क्रिमिनल चार्जेस। ये 3 और जो है इसके साथ उनके ऊपर भी ये चार्जेस लगे थे। उसमें श्लोमो फिल्बर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का डायरेक्टर था और एक उसका फॉर्मर एडवाइज़र और फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ नेतन्याहू का एरी हैरो। तो ये जो है वो 2016 से चल रहे थे और ये केसेस फास्ट फॉरवर्ड टू 2023 ये केसेस बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके थे क्योंकि कंट्री के अंदर 2019 से ही इन केसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि इन केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए क्योंकि लोग इस इब्लीस नेतन्याहू से तंग आ चुके थे। और 2020 2022 आते आते ये केसेस को लेकर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो 2023 में लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये इब्लीस अब जेल में जाएगा, इसको जेल होगी इन केसेस के अंदर। बट हुआ क्या, 2023 में इस इब्लीस को बचाने आता है हमास। अब ये बात झूठ नहीं, ये बात सच है, ये बात डॉक्यूमेंटेड है। इसकी पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे कि जिस जैसे ही हमास का अटैक होता है तो 5 दिसंबर को ट्रायल जजेस अग्री टू द नंबर ऑफ कोर्ट हियरिंग्स टू 2 डेज। इससे पहले जो कोर्ट हियरिंग्स थी वो 6 डेज चल रही थी पर वीक। अटैक हुआ 7 अक्टूबर का, हमास का जब अटैक हुआ उसके बाद भी इन हियरिंग्स को सिर्फ डिले किया गया, बंद नहीं किया गया। तो जून आते आते 26 जून 2025 आते आते आखिरकार दूसरे इब्लीस ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेतन्याहू's ट्रायल शुड बी कैंसल्ड, स्टेटिंग दैट बीबी नेतन्याहू's ट्रायल शुड बी कैंसल्ड इमीडिएटली और पार्डन गिवन टू ग्रेट हीरो हु हैज डन सो मच फॉर द स्टेट आफ्टर ईरान इजराइल वॉर। तो आखिर जिस चीज़ के लिए हमास ने अटैक किया, आखिर वही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने आकर यहाँ उगल भी दिया। अब यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि क्या इस चीज़ के पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्स है। सो आपको ये जो प्रोटेस्ट हुए, ये देखो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इट इज़ अ क्राइम मिनिस्टर। 2017 में प्रोटेस्टर स्टार्ट होल्डिंग वीकली संडे रैलीज इन पतेक टिकवा फॉर 41 कंजिक्यूटिव वीक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट करप्शन एज नेतन्याहू रिमेन्ड इन पावर डिस्पाइट बीइंग फॉर्मली चार्ज। उसके ऊपर चार्जेस थे, उसके बावजूद ये इब्लीस पावर में था। द प्रोटेस्ट ग्रीव सब्सटेंशियली इन 2020 एंड 2021। तो प्रोटेस्ट 2020 और 2021 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब इन केसेस से बचने के लिए इस इब्लीस ने क्या किया, अपने ही कंट्री की जुडिशियल रिफॉर्म करने लगा। 2023 जुडिशियल रिफॉर्म्स की वजह से वो प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए और अब इसकी जेल होने की जो परसेंटेज थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। देखो रूटर्स ने भी इन चीज़ों को कवर किया है, आप रूटर्स की भी आर्टिकल्स को देख सकते हो। रिएक्शन टू द 2023 इसराइली जुडिशियल रिफॉर्म, देखो द गवर्नमेंट प्रपोज्ड reform has sparked intense controversy in Israel. Opposition leaders, senior past civil servants, economists, activists, jurists, and others have harshly criticized the proposed changes, arguing they will undermine the judicial independence. तो जुडिशियरी को पूरी तरीके से सैबोटेज करने की कोशिश की और पूरा तरीके से लॉस को अपने फेवर में लाने की कोशिश की। बट उसके अगेंस्ट हुआ क्या, अपोनेंट्स to the reform include reservists in Israel's security forces, with some stating they will stop conducting reserve duty service if the proposed reform is progressed.
तो बेसिकली इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कौन आया? इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हमास आया, नेतन्याहू का सेवियर बनकर। अब ये चीज़ आगे आप देखोगे। स्केल स्ट्रीट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिफॉर्म बिगेन शॉर्टली आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन एंड टूक प्लेस अंटिल 7 अक्टूबर व्हेन गाजा वॉर बिगेन। सो यहाँ पे देखो, टूक प्लेस अंटिल 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर के बाद इन प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करने का उन्हें क्या मिल गया? बहाना मिल गया कि हमास ने देश पर अटैक किया है, ये प्रोटेस्ट को हटा दो, इमरजेंसी लग चुकी है देश के अंदर। और ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप देखेंगे कि ये कुछ एविडेंस है 2023 जुडिशियल रिफॉर्म प्रोटेस्ट के, कि किस तरह 1.5 लाख लोग तेल अवीव में अलोन प्रोटेस्ट किए। फिर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट बना इसराइल की हिस्ट्री में। ये नीमान रिपोर्ट्स ने भी इसको कवर किया है। और रूटर्स ने बताया कि कैसे सिर्फ 15% इसराइली ही चाहते हैं नेतन्याहू को टू कीप जॉब आफ्टर गाजा वॉर। देखो, टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद इस न्यूज़ को छापा है कि 72.5% ऑफ द इसराइलीज बिलीव नेतन्याहू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर October 7 एंड रिज़ाइन। और द गार्जियन ने एक आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि इसराइली प्रोटेस्टर्स से एयर स्ट्राइक्स आर कवर फॉर बेंजामिन नेतन्याहू टू कीप इन पावर। तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि जो स्ट्राइक्स हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ही मारी गई है, ताकि उनको एक एक्सक्यूज़ मिल जाए इन प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करके पावर में रहने का। ये द गार्जियन ने डिटेल भी यहाँ पर बताई। और खुद द टाइम्स ऑफ इसराइल ने क्या छापा है यहाँ पर आप देखो। नेतन्याहू वॉज वॉर्न ट्वाइस दैट कतरी कैश वॉज फंडिंग हमास मिलिट्री विंग रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद इस चीज़ को क्या छापा है कि जो हमास है, कतरी कैश वॉज फंडिंग हमास मिलिट्री विंग। सो बेसिकली हमास को कतर से कैश आ रहा था और ये कैश हमास तक पहुंचने देने वाला खुद इसराइल था। और ये क्या बोला गया कि ये कैश बेसिकली जो है वो गाज़ा के एड के लिए दिया जा रहा है। दुनिया के वर्ल्ड के एड्स को ये लोग रोक रहे थे, लेकिन हमास के कैश को ये लोग जाने दे रहे थे एड के नाम पर। अब यहाँ पर देखो कि कान reported that Argaman wrote Netanyahu saying that Shin Bet had identified that funds flowing from Qatar to Gaza have been diverted to Hamas military wing. Netanyahu was said to reply, I have heard, we'll continue the process. तो नेतन्याहू ने क्या कहा कि continue the process. Now ये जो अर्गमान है was interrogated by police last week after Netanyahu accused him of blackmailing for threatening in an interview to release the compromising information about Netanyahu should the premier break the law. In an interview, Argman accused Netanyahu of ignoring his warning about the Qatari funds. क्योंकि इस बंदे को, अर्गमान को ये चीज़ें नहीं पता थी। आगे खुद रिपोर्ट आएगी कि किस तरह IDF को भी ये चीज़ नहीं पता थी, ये चीज़ कुछ प्राइवेट लोगों को ही पता थी। नाउ यहाँ पर CNN का एक आर्टिकल है, जो देखो यहाँ पर CNN का आर्टिकल क्या छाप रहा है कि Israeli and international media have reported that Netanyahu's plan to continue allowing aid to reach Gaza through Qatar was in hope that it might make Hamas an effective counterweight to PA and prevent the establishment of a Palestinian state. So basically उनको अगर हमास लड़ता रहेगा तो उनके पास एक काउंटर ऑप्शन रहेगा टू स्टेट पॉलिसी को नहीं मानने के लिए। यहाँ पर देखो मेजर जनरल आमोस गिलाड ने भी कहा, अ फॉर्मर सीनियर इसराइल डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल। यह है मेजर जनरल आमोस गिलाड, ये IDF का फॉर्मर मिनिस्टर रह चुका है। ये कह रहा है कि टोल्ड CNN दैट द प्लान वॉज बैक्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर बट नॉट द इसराइली इंटेलिजेंस कम्युनिटी. There was also some belief that it would weaken the Palestinian sovereignty. He said there was also an illusion. He added that if you fed them, Hamas, with money, they would be tamed. So basically ये सब जानबूझ के ये लोग कर रहे थे ताकि हमास जब तक रहेगा तब तक इनके पास एक एक्सक्यूज़ रहेगा फ़िलिस्तीन में जेनोसाइड करने का। तो हमास इज़ नथिंग बट द एक्सक्यूज़ टू डू जेनोसाइड इन। अब देखो इस चीज़ को हफ पोस्ट ने भी छापा है, जो कि एक फ्रेंच चैनल है, इन्होंने भी छापा है। और यही चीज़ एल पैस 50 ने भी छापा है, इसराइली सपोर्ट फॉर हमास। अब इसकी विकीपीडिया में भी इसके आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं कि द इसराइली गवर्नमेंट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन असिस्टिंग और एम्पावरिंग द फिलिस्तीनियन पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हमास। 1970s से ही इसराइलीज़ ये काम कर रहे हैं कि इसराइल बिगेन प्रोवाइडिंग सपोर्ट
to Ahmad Yassin, Palestinian Muslim Brotherhood leader who controlled a network of Islamic schools, mosques, and clubs in order to weaken the secular nationalist Palestinian Liberation Organization. So PLO जो है वो बार बार पीस ट्रीटी साइन करने की बात करता था, गाजा में, फ़लस्तीन में जो अटैक्स हो रहे हैं इनको रुकवाने की बात करता था। तभी से 1970 से ही इसराइल ने एक काउंटर पावर को खड़ा करने की कोशिश की जो इनका एक्सक्यूज़ बन जाए पीएलओ के अगेंस्ट में। सो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि इट कंटिन्यू टू इनकरेज द एक्सपांशन ऑफ यासीन्स नेटवर्क ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड हाफ ऑफ द फर्स्ट इंतिफादा एज द नेटवर्क रीऑर्गेनाइज्ड इनटू हमास। आगे चल के यही नेटवर्क क्या बन गया? हमास बन गया। देखो इन लेट 2010s and early 2020s Israeli officials encouraged Qatar to support Hamas, especially 2020 early 20s Israeli officials encouraged Qatar to support Hamas, especially by approving the transfer of large sums of financial aid by Qatar to the organization. Now, Qatari money as a contribution factor to the success of Hamas in leading the October 7 attack in 2023. अब देखो इन चीज़ों से साफ समझ में आता है कि हमास और इसराइल जो है ये आपस में मिल के ये काम कर रहे हैं। अब देखो टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद टाइम्स ऑफ इसराइल ने क्या छापा है? फॉर ईयर्स नेतन्याहू प्रॉप्ड अप हमास, नाउ इट्स ब्लोन अप इन आवर फेसेस। और क्या लिखते हैं कि फॉर ईयर्स वेरियस गवर्नमेंट्स लेड बाय बेंजामिन नेतन्याहू took an approach that divided power between Gaza Strip and West Bank, bringing Palestinian Authority President Mahmoud Abbas to his knees and while making moves that propped up Hamas terror group. So इन लोगों ने पीएलओ को हमेशा पीएलओ को सेबोटेज करके उसे गिराने की कोशिश की और हमेशा ऐसी पॉलिसीज़ लाया जो हमास को और ज़्यादा मजबूत करे। The idea was to prevent Abbas or anyone else in the Palestinian Authority West Bank government from advancing toward the establishment of a Palestinian state. मतलब टू स्टेट पॉलिसी भी ये नहीं चाहते, ये पूरा फ़लस्तीन को हड़पना चाहते हैं और जो इस चीज़ की बात करता है वो इनके अगेंस्ट काम करते हैं। और हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये बात करती है कि नहीं हम लड़के पूरा फ़लस्तीन बना लेंगे, तो वो इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब तक एक काउंटर ऑपोजिशन, एक काउंटर पावर खड़ी रहेगी, इनका जो एक्सक्यूज़ है जेनोसाइड करने का वो इनके पास अच्छा खासा रहेगा, वो इनके हक में रहेगा। नाउ amid this bid to impair Abbas, Hamas was upgraded from a mere terror group to an organization with which Israel held indirect negotiations via Egypt, one of that was allowed to receive infusions of cash from abroad. इसके अलावा देखो द टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद छापा है कि हमास वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डिस्कशंस अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्क परमिट्स इसराइल ग्रांटेड टू गाजा लेबर्स सो दैट दे हैव एन एबिलिटी टू परचेज बेसिक प्रोडक्ट्स। तो हमास यहाँ इसराइलियों के साथ बैठ के क्या कर रहा है? डिस्कशंस कर रहा है। नाउ यहाँ पर देखो एक और द टाइम्स ऑफ इसराइल आगे क्या लिखता है कि इसराइल हैज़ अलाउड सूट केसेस होल्डिंग मिलियंस इन कतरी कैश to enter Gaza through its crossing since 2018 in order to maintain its fragile ceasefire with Hamas rulers of the Strip, ताकि वहाँ पर सीज फायर ना हो, उनके पास पैसा आते रहे और वो हम पर अटैक करते रहे। इसके बाद देखो द टाइम्स ऑफ इसराइल आगे क्या लिखता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसराइली पॉलिसी वॉज टू ट्रीट फिलिस्तीनियन अथॉरिटी एज अ बर्डन एंड हमास एज एन एसेट्स। तो हमास को इन्होंने हमेशा एक एसेट्स की तरह यूज़ किया है, मतलब समझ लो एक प्रॉफिट की तरह यूज़ किया है जिससे इनको प्रॉफिट होता है। नाउ MK Bezalel Smotrich, now the finance minister in a hardline government and leaders of the religious Zionism, said so himself in 2015। तो ये जो बात है ये खुद इनके एक फाइनेंस मिनिस्टर ने कही थी 2015 में कि इसराइल पॉलिसी वॉज टू ट्रीट फिलिस्तीनियन अथॉरिटी एज अ बर्डन एंड हमास एज एन एसेट। ये खुद इनके कौन बोल रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स नेतन्याहू मेड अ सिमिलर पॉइंट एट अ ल्यूकिड फैक्शन मीटिंग इन अर्ली 2019 में खुद नेतन्याहू ने भी ये बात कही when he was quoted as saying that those who oppose a Palestinian state should support the transfer of funds to Gaza because maintaining the separation between the Palestinian Authority in the West Bank and Hamas in Gaza would prevent the establishment of a Palestinian state। ये कौन बोल रहा है? ये खुद इब्लीस नेतन्याहू बोल रहा है कि जब तक हम लोग हमास को फंड करते रहेंगे या हमास तक फंड आने देते रहेंगे तब तक हमें फ़लस्तीनियन स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेतन्याहू does not make these kind of statement publicly। के बाद देखो the same message was repeated by right wing commentators who may have received briefings on the matter or talked to Likud
हायर अप्स एंड अंडरस्टूड द मैसेज। पूरे प्रूफ्स हैं कि किस तरीके से इसराइल और हमास मिलकर गाज़ा और फ़लस्तीन के अंदर एक जेनोसाइड कर रहे हैं, है ना। ये प्रूफ है, अब ये जिसको मानना है माने। तो कुछ फोटोज देख लेते हैं कुछ इब्लीसों के। देखो, ईरान लीडर अली खामिनी मेट इन तेहरान विथ मोहम्मद अब्दुल सलाम द सीनियर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड स्पोक पर्सन फॉर दी हुतीज। तो ये देखो, ये खुद मीटिंग कर रहे हैं। रेवोल्यूशन मेट विथ बशरुल असद, ये इनकी खुद की ट्वीट है, ये खामिनी की खुद की ट्वीट है। खामिनी मेट विथ हिजबुल्लाह। सब इराक के अंदर इन लोगों ने सक्सेसफुली एक अपनी गवर्नमेंट बना ली है जो कि ईरान के इशारों पे चलती है। कि एक और ट्वीट है जिसमें वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की कब्र पे जाकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या ऐसे लोग जो ये खुली बिदत और शिर्क करते हैं, क्या इन्हें मुर्शिद आला का लक़ब देना या इन्हें शहीद बुलाना, क्या मुर्शिद आला बुलाना, शहीद बुलाना कितनी बड़ी गुमराही है। चलो, अवाम अगर एक वक्त अवाम जोश में आकर किसी को सुनकर कहीं से कोई बातें सुनकर बोल दे, अलग बात है, लेकिन ख़ुद एक आलिम इतने गुमराह कुन लोगों के बारे में अगर ऐसी बातें करेंगे तो ये कितनी बड़ी खुद गुमराही है, इसका फ़ैसला आप लोग खुद कर लो। एक और ट्वीट है कि ईद अल मबात, यहाँ पर खामिनी लोगों को ईद अल मबात मनाने की बधाई दे रहा है। ऑन विच द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अपॉइंटेड टू प्रॉफिटहुड। अब बताइए, क्या इस तरीके की सेलिब्रेशंस मनाना क्या ये बिदत है? अगर ये बिदत है तो क्या इस तरह की बिदत करने वाले और इस तरह की बिदत की दावत देने वालों को क्या हमें शहीद बुलाना चाहिए? इसमें खस्ता हालत तो ये मकानों की हालत इतनी खस्ता भी नहीं लग रही है। ये कुछ विजुअल्स हैं उनकी मीटिंग के, आयतुल्लाह अली खुमैनी की मीटिंग के। अब देखो, ये कहाँ से खस्ता हालत मकान लग रहे हैं ये तो नहीं समझ में आ रहा है। और फिर ये जो क्लेम था कि भाड़े का घर है, यहाँ पर एक ट्वीट है, मिनी प्लांटेड 3 सैपलिंग्स इन हिज ऑफिस। तो भाड़े का घर, फिर ऑफिस में इतना बड़ा गार्डन। चलो, जो जिसका जो मन चाहे वो बोले। अब ये क्लेम्स कितने हद तक सही हैं, अभी अभी हम लोग इस क्लेम की और डिटेल में जाते हैं कि क्या वाकई इनके पास कोई ज़ाती मकान है या नहीं है। ये देखो, यहाँ पर ये एक ट्वीट है जहाँ पर अली खामिनी और तैयब इर्दगान ये दोनों बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसराइल नापाक फॉर्म्ड इन 1948। और जैसे ही इसराइल बना और इसराइल ने अपनी अनाउंसमेंट की अपनी फॉर्मेशन, 6 अरब कंट्रीज़ जो थी दे गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन वॉर विद इसराइल। उसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान और सऊदी अरबिया थी, जिसमें से सीरिया, इराक और लेबनान को आज ईरान ने तबाह कर दिया है। सऊदी अरबिया से सऊदी अरबिया पे भी वो आए दिन अटैक करते हैं, उन्होंने इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश की। नाउ, टर्की रिकग्नाइज्ड इसराइल इन 1949। आप देख रहे हो, इसराइल बना 1948, तब अरब उससे लड़ रहे थे और तुर्की ने क्या किया, रिकग्नाइज इसराइल इन 1949। और 2019 से 2023 इस लास्ट 5 ईयर्स के अंदर तुर्की ने 7 बिलियन का ट्रेड किया है, $7 बिलियन का ट्रेड किया है। किसके साथ? इसराइल के साथ। अब बस ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। इसके बाद एक मुज्तबा खामिनी का ट्वीट है जहाँ पे वो क्या कह रहा है, करेजियस फेथफुल यमन हैजंट स्टॉप डिफेंडिंग द ऑपरेट पीपल ऑफ गाजा डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हिजबुल्लाह हैज़ कम टू द एड ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक एंड द रेसिस्टेंस इन इराक। सो ये खुद ये लोग प्राउड फील करते हैं हिजबुल्लाह, हुतीज़ और हमास की। और ये मुज्तबा खामिनी की डिटेल्स है कि कैसे वो खुद इराक वॉर के अंदर इन्वॉल्व था। वो खुद एज अ पर्सन इराक वॉर के अंदर गया था और इराक में 10 लाख लोगों को मारा था। ये उसकी डिटेल है कि वो कौन सी बटालियन में मौजूद था और उसके बाद जो जो उस बटालियन में था आज वो लोग किस पोजीशंस पर हैं, ये सारी इसकी डिटेल है। तो ये कुछ लोगों का मुर्शिद आला 10 लाख मुसलमानों का कातिल है और 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को बेघर करने का कातिल है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लेबनान, सीरिया, यमन, फ़लस्तीन, सब जगह जितने मुसलमान मारे जा रहे हैं, उनके पीछे इन लोगों का भी हाथ है। शहीद बुलाने में लगे हुए हैं, इनको मुर्शिद आला बोलने में लगे हुए हैं। आओ, अब ये जो एक क्लेम था कि भाड़े का घर है, खाने में रोटी टमाटर खा रहे हैं, और ये जो एक क्लेम था कि इनके पास भाड़े का घर है और इनके बच्चों के पास ज़ाती मकान नहीं है। इन्होंने र्यूटर्स की एक रिपोर्ट है कि खामिनी कंट्रोल मैसिव फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ट ऑन प्रॉपर्टी सीजर्स। खामिनी कंट्रोल मैसिव फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ट ऑन प्रॉपर्टी सीजर्स। अब ये क्या है, इसकी डिटेल हम लोग आगे देखते हैं। कि सबसे पहले आप, एक ऑर्गेनाइजेशन है सिताद। सिताद के बारे में अगर आप खुद विकीपीडिया के ऊपर या और भी आर्टिकल्स में अगर आप देखोगे, तो सिताद जो है, एग्जीक्यूशन ऑफ इमाम खामेनीज ऑर्डर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ इमाम डायरेक्टली और सिंपली सिताद, is a parastatal organization in Islamic Republic of Iran under the direct control of supreme leader of Iran। आप पहले देखो कि ये जो अली खामिनी है, ये सुप्रीम लीडर है ईरान का। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये लोग आज हैं और कल नहीं रहेंगे। जब तक अवाम इनके खिलाफ खड़ी नहीं होगी, ये लोग नहीं हटने वाले। ये कंट्री को ओन करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर इलेक्शंस होगा और कल ये हट जाएगा या इनके अंडर। ये गवर्नमेंट, ये जो कंट्री है, इनके अंडर आती है, ये कंट्री को ओन करते हैं। उसके बाद भी इन लोगों के पास ज़ाती मकान नहीं है। उसकी थोड़ी सी हम लोग रियलिटी भी देख लेते हैं। सिताद के पास 95 बिलियन डॉलर, कितना 43 बिलियन इन कॉरपोरेट होल्डिंग्स, 52 बिलियन इन रियल इस्टेट्स। सिताद के बारे में रूटर्स में भी कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशंस है। इस तरह सिताद को अली खामिनी कंट्रोल करता है और किस तरीके से सिताद का ये लोग यूज़ करते हैं फॉर फंडिंग। क्लेम किया कि ईरान के लोग अली खामिनी को सपोर्ट करते हैं। वो कह रहे हैं आप हमारी लाशों की फ़िक्र मत करो। ईरान के लोग कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग्स की फ़िक्र ना करो। मतलब ये इसराइल ईरान वॉर को लेकर ये बात कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारी कोई फ़िक्र मत करो। और जिस अंदाज से और जिस इमोशंस से मौलाना सज्जाद नवानी साहब ने ये बातें की, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा ईरान एकदम मतलब अली खामिनी के पीछे लगा है, उसे पता नहीं क्या मानता है। तो इन बातों का भी जायज़ा देखते हैं। और एक और जो पॉइंट नंबर 2 में मैंने ये बात की थी कि ईरान ने 47 सालों में अपने मुल्क में बहुत अच्छा निज़ाम बनाया है, तो अब थोड़ा सा इस पॉइंट को भी यहाँ पर देखते हैं कि क्या निज़ाम बनाया है। चैप्टर 3 ऑफ द वीडियो, गवर्नेंस ऑफ आयातुल्लाज इन ईरान एंड अकाइद ऑफ अली खामिनी। इस वीडियो में हम लोग आगे अली खामिनी के भी खुद उसके क्या अकाइद थे, इसको भी देखेंगे। देखते हैं। तो ईरान ने पिछले 47 सालों में कितनी तरक्की की है। ये रेज़ा शाह पहलवी का एन ओवरव्यू ऑफ, देखो यहाँ पर ईरान ओपन डेटा, ये एक ईरान की ही वेबसाइट है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये आर्टिकल पब्लिश किया कि एन ओवरव्यू ऑफ ईरान इकोनॉमिक डिक्लाइन फ्रॉम प्री रेवोल्यूशन 9% एनुअल ग्रोथ रेट टू लेस देन 2%। सो 1979 से पहले ईरानियन इकोनॉमी जो थी वो एवरेज 9.1% से ग्रो कर रही थी, और फिर 1979 के बाद अब वो ये हाल है कि वो टोटल अपोजिट 1.9% से ग्रो कर रही है। तो इतना ज़्यादा इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है। ये रही इकोनॉमी की बात। और फिर अगर हम लोग ईरानियन रियाल की बात करें, तो एक यूएस डॉलर जो था 1979 में, एक यूएस डॉलर जो था वो 70 ईरानियन रियाल के बराबर था। 70 ईरानियन रियाल के बराबर था। लेकिन आज ये हाल है कि जो एक यूएस डॉलर है वो 13,15,800 ईरानियन रियाल के बराबर है। इतनी ज़्यादा इनकी जो करेंसी है वो डाउन हो चुकी है। क्या यही 47 सालों में इन लोगों ने तरक्की की है? तो हम लोग इकोनॉमिक इन्फ्लेशन की बात करें तो ईरान के अंदर एज ऑफ 2025 36% इन्फ्लेशन देखने को मिला है, और 2025 आईएमएफ के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स इन्फ्लेमेशन 43.3% है। तो अगर हम लोग इसका एवरेज भी देखो तो अप्रॉक्स 40% इन्फ्लेशन है। अब 40% इन्फ्लेशन का मतलब ये है, समझ लो कि अगर
आप गैस खरीदते हैं, आज गैस हम इंडिया के अंदर 900-950 के अराउंड आता है। अगर कल इंडिया में 40% इन्फ्लेशन हो जाए तो ये गैस का जो प्राइस है वो 36,000 हो जाएगा। ये मतलब होता है 40% इन्फ्लेशन का, मतलब जितनी चीज़ें हैं वो 40% से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इनका जो क्लेम था कि ईरानियन जो पब्लिक है वो ईरान के साथ है, आओ उसका भी थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में जायज़ा लेते हैं। ये पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ईरान की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोग पिछले 14 ईयर्स से सिताद जो है वो इनके पैसे को खा रहा है। और फिर उसके बाद यही अप्रैल 14 इस्फान सेंट्रल ईरान में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट सिताद। आईआरजीसी के मिसमैनेजमेंट को अगेंस्ट हुआ था। ये उसके विजुअल्स हैं कि पिछले 47 सालों में कंट्रीज किस किस चीज़ों से गुजरी है। तो यहाँ पर 1999 में ईरानियन स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग इन तेहरान, ईरानियन स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था बहुत बड़े लेवल पर। फिर उसके बाद 2009 में ग्रीन प्रोटेस्ट हुआ था, ग्रीन मूवमेंट प्रोटेस्ट था ओवर एलिगेशंस ऑफ रिग्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब ये सारी चीज़ें जो है ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, आप इसको चेक कर सकते हो। 2009 में फ्यूल प्राइसेस हाई होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था ईरान के अंदर। और फिर उसके बाद 2022 में माशा अमीनी का जो केस हुआ था उसके अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला था ईरान के अंदर। चलो ये सब प्रोटेस्ट को हम साइड रखते हैं। 2025-26 की जो ईरानियन गवर्नमेंट है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है कि खामिनी को ईरान छोड़ के भागना पड़ जाता। हम लोग आओ थोड़ा सा इस प्रोटेस्ट के बारे में देख लेते हैं। 2025-2026 ईरानियन प्रोटेस्ट, इसमें किस तरीके से आयातुल्लाज ने अपने ही लोगों को जान से मार दिया। देखिए 2025-2026 ईरानियन प्रोटेस्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर विकीपीडिया खुद इस आर्टिकल को लिखता है कि अ सीरीज ऑफ नेशन वाइड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान दैट बिगेन इन 28 दिसंबर 2025। तो ये प्रोटेस्ट 2025 के 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट 2026 से ही। मिड डीपिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेके हो रहे थे? फॉर अ शार्प डिप्रिसिएशन ऑफ द ईरानियन रियाल, राइजिंग इन्फ्लेशन, वाइड स्प्रेड शॉर्टेज लिंक्ड टू इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के करप्शन को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। दिस इवेंट हैज़ बीन दी लार्जेस्ट अपराइजिंग इन ईरान सिंस 1979 से लेकर के अब तक के सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, स्प्रेडिंग टू मोर देन 200 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। तो कंट्री की 200 सिटीज़ के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहे थे। द इंशुइंग क्रैकडाउन रिपोर्टेडली कैरिड आउट अंडर orders by Ali Khamenei and senior officials to use live fires on protesters resulted in massacres that left thousands of protesters dead। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट डायरेक्टली बता रही है कि अली खामिनी और सीनियर ऑफिशियल्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टर्स पे लाइव फायरिंग की गई है और जिसकी वजह से हज़ारों जाने गई है। ये अभी आगे हम लोग और डॉक्यूमेंट्स के साथ देखेंगे। द ईरानियन गवर्नमेंट हैज़ कट ऑफ द इंटरनेट एक्सेस एंड टेलीफोन सर्विसेज इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट प्रोटेस्टर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग। ईरान के अंदर ऑलमोस्ट 4% ही इंटरनेट बचा है, ऑफ कर दिया गया ताकि कंट्री में क्या हो रहा है वो किसी को पता ना चले। इसके बाद ईरान ने क्या किया? इट हैज़ एक्यूज द यूनाइटेड स्टेट एंड इसराइल ऑफ फ्यूलिंग द प्रोटेस्ट। उसने प्रोटेस्ट को सेबोटेज करने के लिए एनालिस्ट सजेस्ट मे बी अ टैक्टिक टू इंक्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस विलिंग टू किल प्रोटेस्टर्स। तो ये सब बहाना बना के इन लोगों ने और फोर्सेस लगाया रोड पर और लोगों का खुलेआम कत्ल किया। देखो बाय जनवरी 9 मिलियंस हैड टेकन टू द स्ट्रीट्स इन प्रोटेस्ट अक्रॉस ऑल 31 प्रोविंसेस। तो पूरे की पूरे जो प्रोविंसेस है ईरान के अंदर या स्टेट्स कह लो, सब पे मिलियंस ऑफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस प्रोटेस्ट को देखते हुए, अपनी रिजीम को गिरते हुए देखते हुए ये लोग इतना पागल हो गए कि इन लोगों ने क्या किया? द गार्जियन एंड ईरान इंटरनेशनल, ये दोनों ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स रिपोर्टेड दैट बिटवीन 30,000 टू 36500, ऑलमोस्ट आप समझ लो 35,000 लोगों को वेर किल्ड ड्यूरिंग 8 to 9 जनवरी। 2 दिन के अंदर अंदर 35,000 लोगों को ये लोगों ने मारा है। अब एक भीड़, खुली भीड़ जो प्रोटेस्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट अगर आप लाइव फायरिंग करोगे, ओपन फायरिंग करोगे, तो जाहिर है फिर तो लोग मरेंगे ही। यहाँ पर देखो लिखा है कि हॉस्पिटल्स इन तेहरान एंड शिराज वेर रिपोर्टेड टू बी ओवरवेल्म्ड बाय इंजर्ड प्रोटेस्टर्स, मैनी सफरिंग गन शॉट वुंड्स। हॉस्पिटल्स में जगह भर गई, हॉस्पिटल्स भर गए ऐसे पेशेंट्स थे जो
जिनको गन फायरिंग्स लगी हुई थी। और इतना ही नहीं, ईरान फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन कंफर्म दैट सिक्योरिटी फोर्सेस हैड फायर्ड ऑन प्रोटेस्टर्स रेजिंग इंटरनेशनल कंसर्न ओवर ह्यूमन राइट्स। तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री खुद इस चीज़ को कंफर्म करती है कि हाँ, प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने ओपन फायरिंग की है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान ये आर्टिकल छापता है, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान, कि इन प्रोटेस्ट के अंदर 200 स्कूल चिल्ड्रन को मारा गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ईरान के अंदर, है ना। दे हैव एफेक्टिवली मैसेकर्ड एन इंटायर स्कूल। इन्होंने पूरे एक स्कूल में 200 स्कूल के चिल्ड्रंस को मारा है। उसकी ये कंप्लीट डिटेल है, और किस तरह ये स्कूल स्टूडेंट्स पर और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पर क्रैकडाउन कर रहे हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी खुला ये लोग मार रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल खुद सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान ने पब्लिश की है। इसके अलावा यहाँ पर रश्त मैसेकर, किस तरह रश्त के अंदर इन लोगों ने हज़ारों लोगों को एकदम खुलेआम मारा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे रिपोर्ट किया जनवरी 9 को कि ईरान इंटरनेट शट डाउन हाइड वायलेशंस इन स्केटिंग डेडली क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर्स, कि अपने वायलेशंस को छुपाने के लिए इंटरनेट शट डाउन किया गया और इंटरनेट को 4% तक शट डाउन कर दिया गया कंट्री। जजीरा ने क्या रिपोर्ट किया कि ईरान सेज ओवर 100 ऑफिसर्स किल्ड एज प्रोटेस्टर्स डिफाई गवर्नमेंट क्रैकडाउन। तो यहाँ पर देखो, ईरान रिपोर्ट कर रहा है कि प्रोटेस्टर्स ने 100 ऑफिसर्स को मारा है। तो आप लोग खुद समझ लो कि कंडीशन खराब है ईरान के अंदर इस वक्त। फोर्ब्स न्यूज़ यहाँ पर रिपोर्ट करता है कि किल स्विच, ईरान शट्स डाउन स्टारलिंक इंटरनेट फॉर फर्स्ट टाइम। ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट करता है ईरान सीज सर्ज इन स्टारलिंक एक्सेस डिस्पाइट ऑफिशियल बैन। और तेहरान इंटरनेशनल इस चीज़ को भी रिपोर्ट करता है कि प्रोटेस्टर्स एट अ मेजर स्क्वायर इन ईरान इन तेहरान चैंट डेथ टू द डिक्टेटर। सेम चीज़ रिपोर्ट की द गार्जियन ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। ये कुछ प्रोटेस्ट के विजुअल्स हैं, अगर ये देखो, ये कुछ प्रोटेस्ट के विजुअल्स हैं। ये तेहरान बाज़ार का विजुअल है, किस तरह तेहरान बाज़ार में हज़ारों लोग इकट्ठा होकर नीस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखो किस तरह प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, जब कुछ नहीं मिला तो ये क्या कह रहे हैं कि दे हैव ट्रेंड सर्टेन इंडिविजुअल्स इनसाइड द कंट्री एंड अब्रॉड, ब्रॉट टेररिस्ट्स इनटू द कंट्री फ्रॉम आउटसाइड, सेट मॉस्क ऑन फायर एंड अटैक मार्केट्स एंड गिल्ड्स इन रस्ट, सेटिंग द बाजार एब्लेज। तो ये अपने ही लोगों को टेररिस्ट बुला रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के अगर पॉइंट्स की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया, शियाओं की तर्जुमानी करते हुए वो कहते हैं कि उनके अकाइद उनकी किताबों में हैं, उनके नहीं हैं। उनके अकाइद जो है वो उनकी 500 साल पुरानी किताबों में है, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा। और उन्होंने क्या कहा कि अली ख़ामेनी ने फतवा दिया कि सहाबा को बुरा भला मत कहो और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुरा भला मत कहो। जो का ये दोनों बातों को हम लोग देखते हैं कि ये दोनों बातें कितनी हद तक सही और गलत हैं। हम लोग शियाओं की किताबों की बात करें तो शियाओं की किताबों में इनके जो 12 इमाम हैं, जो 12 इमामों पे ये यकीन करते हैं, उन 12 इमामों में से 2 इमामों ने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत को कबूल किया है। अगर आप इनकी किताबों का जायज़ा लें तो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के बच्चों के नाम इनकी किताबों में मिलते हैं, लेकिन ये हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के बच्चों के नाम नहीं लेते। जो मुहर्रम ये बनाते हैं उसमें जो ये शुहदाए करबला के नाम लेते हैं, उसमें हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के बच्चों के नाम नहीं लेते। इनसे पूछो जाकर कि इनके किताबों में वो नाम दिए हैं, वो लोग खुद ये नाम क्यों नहीं लेते। और अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत को माना है, इनकी किताबों में भी माना है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। तो ये इस बात सरासर झूठ है कि उनके अकाइद उनकी किताबों में हैं, उनके नहीं हैं, बल्कि उनकी 500 साल पुरानी किताबों में उनके अकाइद उल्टे हैं और आज वो दूसरे अकाइदों को मानते हैं। और ये बात की भी अली ख़ामेनी ने फतवा दिया, ये बात सही है, ये बात सही है कि अली ख़ामेनी ने फतवा दिया कि सहाबा को बुरा भला मत कहो और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुरा भला मत कहो। लेकिन इस फतवे की यही हकीकत है जो हमारे देश में सबका साथ सबका विकास जुमला है, जो हमारे देश में सबका साथ सबका विकास, ये जो जुमला है, इस जुमले की जो हकीकत है, इस फतवे की भी वही हकीकत है। अगर कोई ये कहे सेंट्रल हुकूमत बहुत अच्छी है क्योंकि वो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या वो इंसान सबसे बड़ा झूठा इंसान होगा कि नहीं।
क्योंकि जिस तरह सेंट्रल हुकूमत ने मुसलमानों का मार्जिनलाइजेशन किया है, ये बात कोई भी आंख बंद करके नहीं कह सकता कि सबका साथ सबका विकास का नारा सही है। उसी तरह ये फतवे की हकीकत है। और थोड़ा बहुत हम लोग अली ख़ामेनी की अकायद को देख लेते हैं कि उसके अकायद क्या। अहले बैत के हवाले से अली ख़ामेनी के जो अकायद है वो हमारे से बहुत अलग है। अहले बैत के हवाले से अली ख़ामेनी अपनी किताब अल इस्लाम अल मोहम्मदी के सफ़ा नंबर 89 पर लिखता है 89 पर लिखता है कि वो अजीम हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह ताला ने मुंतखब किया और उन्हें असमत अता की, जो आलम मुल्क और आलम मलकूत के आसमान पर जगमगा रहे हैं। तो ये अक़ीदे पूरी तरीके से कुफ्रिया। इसी तरीके से ख़ामेनी अल्लाह के साथ अइम्मा को पुकारने और उनसे हाजत तलब करने को भी जायज़ समझता है। चुनांचे अपनी किताब अल इस्तिफ़ाअत अल जदीद सफ़ा पेज नंबर 233 पर वो लिखता है कि मैं जब उससे अइम्मा के मुर्तबे के वसीले से मांगने के बारे में पूछा गया, अल्लाह अपने सैयद मेहदी के हक़ के वास्ते से अता कर, तो ख़ामेनी ने जवाब दिया, इन अहले बैत से बराह रास्त तलब करने में भी कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वो इन ज़राए में से है जिन्हें अल्लाह ने मुकर्रर किया है। इसी तरीके से ख़ामेनी मज़ीद कहता है कि शेख तूसी की अज़मत और उनकी इल्म मकाम इतनी बुलंदी पर है कि उनकी तसनीफ़ात की अहमियत से इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आइए अब ज़रा ख़ामेनी के नज़दीक इस मोतबर आलिम के मुताबिक किताबों को खोल कर देखते हैं। तो तूसी अपनी किताब अल फ़वाइद अल तूसी सफ़ा 483 में लिखता है, अल्लाह ताला ने इन आयात में मुहर्रमात की तफसील बयान की थी जो हम तक नहीं पहुँची ही नहीं। और ये किन आयात की बात कर रहा है? जो कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था उसमें 17,000 आयत थी, और जो आज कुरान मौजूद है वो तादाद के एतबार से इसके तकरीबन एक तिहाई है। और ये भी इम्कान है कि वो गायब शुदा आयत मौजूदा आयत से तवील रही हो। और तवातिर के साथ ये बात साबित है कि मेहदी जब निकलेगा तो पूरा कुरान साथ लाएगा। यहाँ तो रसूलुल्लाह की नबूवत पे भी इन लोगों ने डाका डाला है। इस अली ख़ामेनी ने खुद रसूलुल्लाह की नबूवत पे डाका डाला है। ऐसे इमामों को मोतबर बताया। और उसके शेख तूसी के बारे में और वो क्या लिखता है कि इनकी हर किताब तफसीर, कलाम, असूल और फ़िक़ह के मैदान में मनफराद और नुमाया है, जो कि इब्दा और तजदीद से माला माल है। अब जो मुसलमान इस ख़ामेनी को अज़ीम इत्तेहाद व इत्तेफाक का लंबरदार बताते हैं, अब जो लोग अली ख़ामेनी के फ़तवे की तायीद करते हैं और कहते हैं कि सहाबा को बुरा भला नहीं कहता था, उनकी बातों की क्या हकीकत और क्या हैसियत है, ये चीज़ें हमारे सामने हैं। ये बात सही है कि उसने ये फ़तवा दिया था कि सहाबा और अम्मी आयशा को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। वो ख़ुद अपनी तकरीर और तहरीरों के अंदर सहाबा की शान में गुस्ताखी करने में कोई मौका नहीं छोड़ता, और इस मामले में हमेशा आगे आगे रहता था, क्योंकि वो तकियाबाज और रावजी और मक्कार सियासतदान था। इसलिए अल्फाज की जादूगरी, तदलीस व तलबीस का सहारा लेकर लोगों को धोखा देने में कामयाब हो गया। अली ख़ामेनी अपनी किताब अल ख़वास व अल हफ़लात अल मसीरिया में लिखता है, जब खिलाफत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को मिली, हालांकि अली इसके ज़्यादा हकदार थे, सिवाय फ़ातिमा और चंद सहाबा के किसी ने अली की मदद नहीं की और सब उन पर कुत्तों की तरह टूट पड़े। बस अली दो ग्रोह के दरमियान फंस गए। पहला ग्रोह जो उनके हक़ को नज़रअंदाज करने वाला, और दूसरा मुनाफिक और हासद था। तो ये खुद कुत्ता है और ये सहाबा के बारे में अपनी ये ज़बान इस्तेमाल करता है। आइए इसके आगे ये क्या लिखता है ज़रा हम लोग देखते हैं। इसी किताब अल ख़वास अल हफ़ालत अल मसरिया के सफ़ा नंबर 58 पे आगे वो लिखता है कि दूसरों ने उनकी उस मसरूफ़ियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सहाबा माज़अल्लाह इसी ताक में थे कि अली मसरूफ़ हो तो हम खिलाफत चुरा लें। ख़ामेनी आगे कहता है कि इनकी अक्लें पत्थर हो गईं और दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों को अंधा कर दिया था। इन्होंने इनकी मसरूफ़ियत का फ़ायदा उठाया और खिलाफत पर कब्ज़ा कर लिया, उसे चुरा लिया, और इस बुज़दिलाना हरकत की इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुई। कोई आपके बाप को चोर बुलाए, हासद बुलाए, मुनाफिक बुलाए, कज़्ज़ाब बुलाए, कब्ज़ा करने वाला बुलाए, बुज़दिल बुलाए, आप इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? और अब जब हम लोग, जिसका अली ख़ामेनी हकदार है, जब हम इसको कुत्ता, बुज़दिल, चोर, कज़्ज़ाब
कहते हैं तो फिर लोगों को इत्तेहाद की याद आ जाती है ना। आप अपने बाप के बारे में ये चीज़ें नहीं सुन सकते। और ये कुत्ता जिसने ये चीज़ें बोली और ये बुज़दिल जिसने खुद ये चीज़ें बोली, अगर हम इसके बारे में ये बात बोलते हैं तो आपको बुरी लगती है, तो फिर आप सहाबा के बारे में इन बातों को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। आइए इसकी एक और किताब का हवाला, तारीख़ अल इमाम अल ख़ामेनी। जानते हो कि बनु उमैया पर लानत करना, अल्लाह उन पर लानत करे, और उनके जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, बावजूद इसके कि वो मिट चुके हैं और जहन्नुम व अस्ल हो चुके हैं। अब ज़रा सोचिए बनु उमैया कौन है। बनु उमैया में सहरे फ़हरिस्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल है। उन लोगों को ये इंसान जहन्नमी बुलाता है और उनके ऊपर लानत भेजने को कहता है। अल ख्वास की सफ़ा नंबर 60 पर लिखता है कि इस किताब के इसी सफ़ पर लिखता है कि और जाहिली इफ़कार इन सहाबा के दरमियान दोबारा सरायत करने लगे और दीन रफ्ता रफ्ता दुनियावी मफादात और फ़वाइद हासिल करने का एक ज़रिया बन गया। आगे ये लिखता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी वफ़ात से पहले ही इन वाक़यात की पेशन गोई कर दी थी, जब आप एक दिन अपने घर में आयशा और बाज़ दीगर अज़वाज की मौजूदगी में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से एक पर हवाब के कुत्ते भौंक रहे हैं, और ए हुमैरा आयशा, बचना कि कहीं वो तुम ना हो। तो ये खुद अम्मी आयशा के ऊपर लान तान करने का कायल है। यहाँ पर अली ख़ामेनी के सिर्फ कुछ ही अकाइद के बारे में बात की है। इसके अकाइद इसी तरीके से शिर्क, बिदत, कुफ्र और सहाबा के बुग़्ज़ से भरे पड़े हैं। इसराइल पिछले 2 साल में गाज़ा में क्या कर रहा है, ये आप उसके फिगर्स देख लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं। तो इसका मतलब है कि जो कुछ गाज़ा में हो रहा है वो इस डॉक्यूमेंट का एटलीस्ट 10x ज़रूर होगा। हमें खुद गाज़ा के लोगों से हमदर्दी है। वो इंसान ही नहीं है जो गाज़ा के लोगों के साथ ना खड़ा हो, या उनके होने वाले जुल्म को जेनोसाइड ना कहे, या उन पे जुल्म करने वाले ज़ालिमों को शैतान या इब्लीस ना कहे। लेकिन जिन लोगों ने खुद गाज़ा को इस जुल्म में, इस जेनोसाइड में ढकेला है, अगर उसको ही लोग शहीद बुलाने लगे तो फिर इससे बड़ी जाहिलियत और क्या होगी। रिसेंटली हमास अभी रिसेंटली फ़लस्तीन फ़लस्तीन क्राइसिस में G20 पीस प्लान आया था, जिसमें सऊदी एंड अरब कंट्रीज़ ने मिल करके ये प्लान को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किया था। लेकिन इस प्लान में हमास एग्री नहीं किया। इसमें हमास को डिसआर्म करने कहा गया था। हमास ने क्या कहा कि भले फ़लस्तीन ख़त्म हो जाए, मर जाए, लेकिन हम डिसआर्म नहीं करेंगे। भाई हमास ने ये नहीं कहा था, लेकिन डिसआर्म नहीं करने का मतलब क्या है? एक जगह इसराइल 3 सालों से जेनोसाइड कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? हमास क्या कर रहा है? किसी दिन उठता है, एक मिसाइल मारता है, और उसके बदले इसराइल और 4 गुना फ़लस्तीन को तबाह करता है। तो बेसिकली ये सब बहुत डॉक्यूमेंटेड, अभी हम लोगों ने बहुत डॉक्यूमेंट्स में देखा है ना, बहुत एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स के साथ देखा। हमास खुद इसराइली एजेंट है। ये इसराइलियों का एक सिर्फ और सिर्फ इसराइलियों का एक एक्सक्यूज़ है जेनोसाइड को कंटिन्यू। लोग अमेरिका को गाली देते हैं, और जो भी अमेरिका से डिप्लोमेसी करता है लोग उसको गाली देते हैं। अमेरिका को गाली देना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट कंट्री है, और इसराइल जो है वो दुनिया का नंबर 2 टेररिस्ट कंट्री है, और ईरान जो है वो दुनिया का नंबर 3 टेररिस्ट कंट्री है। लेकिन रशिया और चाइना, जब बात रशिया और चाइना की आती है, जिससे ईरान के काफ़ी टाइज़ हैं, तो लोग रशिया और चाइना को कुछ नहीं कहते। आइए थोड़ा इनकी भी हिस्ट्री देखते हैं कि रशिया ने खुद बशरुल असद के साथ मिलकर सीरिया के अंदर क्या किया था। और रशिया खुद, और अभी बशरुल असद को इन लोगों ने असाइलम भी दिया हुआ है। रशिया खुद चेचन वॉर्स के अंदर किस तरह लाखों मुसलमानों का कत्ल किया 1994 से 1996 तक, और सेकंड चेचन वॉर में 1999 से 2009 तक किस तरह इसमें भी हज़ारों मुसलमानों का उसने कत्ल किया। और फिर अगर बात चाइना की करें तो खुद चाइना यूगुर्स के अंदर किस तरह 2014 से अब तक लाखों करोड़ों मुसलमानों का लाखों करोड़ों मुसलमानों पे किस तरह जुल्म कर रहा है। तो क्या ये चीज़ें जस्टिफाइड है?
तो क्या ये चीज़ें जस्टिफाइड है? क्या इस बेसिस पर जो भी रशिया और चाइना के साथ जो भी डिप्लोमेसी करेगा तो क्या उसको भी गाली दोगे?